तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साइंस के चैप्टर 2 की बचे हुए टॉपिक्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में पहले पार्ट में आपको बता दिया था, जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब आपको करा दिए थे। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको मैं आज कराऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉन्ग आंसर के रूप में आते हैं। जैसे कि पहला वाला है बेरंजक चूर्ण, खाने का सोडा, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये इनके 100% चांस होते ही आने के, तो इनको जरूर पढ़ें। ठीक है, तो बच्चों जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इससे कुछ खास नहीं पूछा जाता है, बस इसका जैसे रासायनिक नाम हो गया या रासायनिक सूत्र हो गया, उसके बाद बनाने की विधि हो गई, और ये रासायनिक अभिक्रिया लिखनी होती है, उसके लिए बनाने की विधि है, बाद में भौतिक गुणों को, रासायनिक गुणों को, उसके उपयोग, बस इतना लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 into half H2O। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी यहाँ पे कि जो जिप्सम होता है यही एक तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है, क्योंकि बस इसमें जल की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है और इसमें जल की मात्रा थोड़ी कम होती है। वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे CaSO4 और 2H2O है, यहाँ पे CaSO4 और half H2O है। बाद में इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बाद में अगर हम बात करें इसके बनाने की विधि की, तो बनाने की विधि बहुत ही आसान है। जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, CaSO4 2H2O है, ये जिप्सम का फार्मूला है। इसको मैं 373 डिग्री केल्विन ताप पे गर्म किया तो वो क्या मिला, CaSO4 half H2O, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बाद में ये 3/2H2O यानी 3/2H2O, ये जल का अणु, इतने अणु जो होते हैं वो वाष्पित होकर क्या हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, क्योंकि हमने इसको एक निश्चित ताप पे गर्म किया। अगर इससे ज्यादा या कम गर्म करेंगे तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं प्राप्त होगा। हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर प्राप्त करना है तो हमें यहाँ पे half H2O ही लाने होंगे, अन्यथा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बन पाएगा। बाकी के जल के अणु क्या होंगे, वो वाष्पित हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे इनके गुणों की। इनके जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कहीं कहीं पूछ देता है कि भौतिक गुण लिखे या इसके रासायनिक गुण लिखे, तो हम बात करेंगे इनके गुणों की। तो बच्चों जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसके जो भौतिक गुण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो कि इस तरह है। जैसे भौतिक गुण है पहला वाला, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। नंबर दूसरा है, यह जल में अभिलेय होता है। और तीसरा है, यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। कभी कभी आप यहाँ भी दे सकते हैं, ऐसे लिखा होता है कि यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुण की। तो इसका जो रासायनिक गुण है वो एक तरीके से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि है उस पर डिपेंड करता है। इसके दोनों रासायनिक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऊष्मा का प्रभाव है, ऊष्मा का प्रभाव में आपको बताया गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या होगा, यह निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जो जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, इसी को हम क्या करते हैं, इसी को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जब हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला था, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब जहाँ पे दो अणु थे वहां पे कितना रह गया, आधा अणु रह गया। अब ये इसको भी गर्म कर देंगे तो क्या होगा, ये जल बिल्कुल क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, CaSO4। इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्या, निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। जैसे कि हमने half H2O था, उसको क्या किया, और ज्यादा गर्म कर दिया तो ये सूख जाएगा, पानी बचा हुआ और कितना क्या मिलेगा हमें, CaSO4 मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को ताप पर गर्म करने पर यह निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। तो चाहे तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसको ऐसे गर्म करने पे हमें क्या मिलेगा, CaSO4। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके दूसरे रासायनिक गुण की। तो इसका जो दूसरा रासायनिक गुण है वो है जल के साथ क्रिया। एक हो गया ऊष्मा का प्रभाव, दूसरा है जल के साथ क्रिया। तो अब जब जल के साथ क्रिया हम इसकी दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे CaSO4 है, half H2O है। हम पहले तो ये ऊष्मा वाला था, हमने इसको गर्म किया था तो CaSO4 मिल गया। अब हमसे कहा गया है जल के साथ अभिक्रिया, तो अगर हम इसकी जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जल की मात्रा बढ़ जाएगी, जैसी बात है। और जब जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो यहाँ पे जल कितना आ जाएगा, 2 अणु हो जाएंगे, और फिर से हमें क्या मिल जाएगा, जिप्सम। यानी जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, फिर से वापस जिप्सम। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जल के साथ क्रिया,
तो जल से क्रिया करने में क्या होगा, जल से क्रिया कराने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में बदल जाता है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे यहाँ पे ये CaSO4 ½ है, यानी यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर इसके जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, फिर से वही वापस जिप्सम मिल जाएगा। और जिप्सम को जब हमने गर्म किया था तो हमें क्या मिला था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमने गर्म किया था तो हमको क्या मिला था, निर्जल CaSO4 मिला था। ठीक है, तो वही सब कुछ है। अगर पानी मिला लेंगे तो हमको वापस जिप्सम मिल जाएगा, पानी को सुखा देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें यहाँ पे जल के जो अणु लिए वो 3/2 अणु लिए, क्योंकि 3/2 अणु लेंगे तो ही हमको पूरा क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे H2O लिख देंगे, अगर आप H2O लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज ना करना पड़े, अभिक्रिया को संतुलित करके लिखना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3/2 अणु लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ हम आपको इसके उपयोग बता दें। तो इसके जो उपयोग है वो निम्नलिखित 3 उपयोग है। उपयोग तो बहुत है लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 3 लिखा है। पहला, हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। तो कभी ना कभी आपने देखा होगा किसी न किसी की हड्डी टूटती है तो हम क्या करते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं। तो जो प्लास्टर चढ़ा होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, उसके बाद खिलौने का मूर्तियां बनाने में, तो जो मूर्तियां बनाई जाती है वो भी इसी की बनाई जाती है, खिलौने बनाए जाते हैं। उसके बाद दीवारों की सुरक्षा में, तो दीवारों की सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं है कि इसको ला के रख देंगे तो सुरक्षित रहेगी। दीवारों पे जो पुट्टी की जाती है, बिरला व्हाइट सुना होगा आपने एक नाम, वो जो पुट्टी की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। कुछ लोग उसको सफेद सीमेंट भी बोलते हैं, लेकिन हम आपको बता दें ये दीवारों की सुरक्षा में पुट्टी की जाती है ना, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब हम जो अगला टॉपिक है उसकी बात करेंगे। अगला टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्लीचिंग पाउडर में भी सिर्फ इतना ही लिखना होता है, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि, भौतिक गुण, ये सब। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर मींस व्यंजक चूर्ण। अगर व्यंजक चूर्ण लिखा हुआ आता तो भी यही बात है, अगर ब्लीचिंग पाउडर लिखा होता तो भी यही था। ऐसा नहीं है कि ब्लीचिंग पाउडर आ जाए तो व्यंजक चूर्ण आ जाए तो कंफ्यूज हो जाओ, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके रासायनिक नाम की। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। थोड़ा टफ है लेकिन आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि इसके जो रासायनिक सूत्र में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसी के कारण यहाँ पे हाइपो लगा हुआ है। बाकी इसका जो रीजन है बाद में बताऊंगा। अब आप बात करेंगे यहाँ पे निर्माण की विधि। तो इसके जो निर्माण की विधि है वो बहुत ही आसान है। शुष्क भुजक चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर व्यंजक चूर्ण बनता है। यानी शुष्क भुजक चूने पर क्या करेंगे, क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, व्यंजक चूर्ण बनेगा। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे CaOH का होल टू H प्लस Cl2, यानी शुष्क भुजक चूना है ये, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं कुछ लोग इसको। और यहाँ पे हमने क्या किया, Cl2 से क्रिया कराई तो हमको क्या मिला, व्यंजक चूर्ण CaOCl2, और प्लस यहाँ से क्या निकला H2O। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे 2 अणु थे OH के, तो ये दोनों ही क्या हो गए, एक H आए तो यहाँ 2 H यहाँ पे आ गए और एक ऑक्सीजन बाहर आ गया। बाकी का इसमें जो एक ऑक्सीजन बचा था वो कहाँ गया, बीच में यहाँ पे आ गया Ca, और एक ऑक्सीजन बचा हुआ और Cl2, क्या बन गया, व्यंजक चूर्ण। तो हम बात करेंगे इनके गुणों की। तो यहाँ पे बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के गुणों की। सबसे पहले बात कर रहे हैं भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण क्या है, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है और इसका जलीय विलयन कैसा होता है, सफेद होता है। सफेद मतलब एकदम दूधिया, ऐसे नहीं सकते हो कि इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। तीसरा है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। तो क्लोरीन की ही गंध आएगी क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है, ना कि किसी परफ्यूम की। तो हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुण की। तो इसके जो रासायनिक गुण है वो बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह है, यानी क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि इसमें लिखा गर्म जल से क्रिया, तो व्यंजक चूर्ण की गर्म जल से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जैसे व्यंजक चूर्ण है, हमने इसमें क्या मिलाया, पानी मिलाया, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी शुष्क भुजा चूना, और क्या निकल गया, क्लोरीन। और शुरुआत में आपने देखा भी होगा कि शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराते थे तो हमें क्या मिलता था, क्या मिलता था, व्यंजक चूर्ण। तो यहाँ पे देख ले एकदम क्या हो गया, उल्टा हो गया। जो इसको बनाने की विधि है बिल्कुल उसका उल्टा कर दिया गया, यानी जल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, शुष्क भुजा चूना। और अगर हम यहाँ से क्या करें, सॉरी, शुष्क भुजे चूने में अगर जल मिला देंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी शुष्क भुजा चूना। और अगर शुष्क भुजे चूने में क्या करें, क्लोरीन की क्रिया करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी व्यंजक चूर्ण। तो एकदम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो रासायनिक गुणों में इसका जो दूसरा वाला रासायनिक गुण है ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव क्या है कि व्यंजक चूर्ण को गर्म करने पर यह ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड में अपघटित हो जाता है। यानी अगर हम व्यंजक चूर्ण को क्या करें, गर्म करें तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। इसको गर्म करने पर हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। ऐसे आपको एग्जाम में लिख देना है। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से तनु अम्लों से क्रिया, यानी व्यंजक चूर्ण की कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्लों से क्रिया कराएं तो क्या होगा। तो व्यंजक चूर्ण की क्रिया CO2 तथा तनु अम्लों से कराने
करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, रंजक जोड़ है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराई तो हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बाहर हो गई। उसके बाद यहाँ पे फिर से हमने अम्लों से क्रिया कराई, अम्ल है यहाँ पे, हमें क्या मिला, कैल्शियम सल्फेट मिला और जल निकला, और साथ में क्या मिला, क्लोरीन। तो क्लोरीन तो निकलना ही निकलना है, बाद में यहाँ पे जल भी प्राप्त हुआ है। हम क्या कह सकते हैं कि तनु अम्लों की क्रिया, रंजक जोड़ की क्रिया अगर तनु अम्लों से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। यानी विरंजक जोड़ की क्रिया अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और वहां से क्या निकलेगी, क्लोरीन। ऐसे अगर हम विरंजक जोड़ की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन थोड़ा तनु सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, इसकी क्रिया जब होगी तो क्या करेंगे, तो भी हमको कैल्शियम सल्फेट मिलेगा और क्या मिलेगा, जल मिलेगा, और बाद में क्लोरीन भी निकलेगी। अच्छा एक बात हम आपको बता दें, यहाँ पे जो हमको क्लोरीन प्राप्त होती है इसे हम प्राप्त क्लोरीन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके उपयोग की, इसके क्या उपयोग है। तो विरंजक जोड़ के जो उपयोग है वो कुछ इस तरीके से है। पहला वाला है जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम जल के शुद्धिकरण में भी करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि जल के शुद्धिकरण में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है चीनी को सफेद करने में, तीसरा है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, और चौथा है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, यानी ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जो कि हमारा खाने का सोडा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको जरूर पढ़ें। और ये दोनों टॉपिक विरंजक जोड़ और प्लाचेरा पेरिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अब हम बात करेंगे अपने खाने के सोडे की। तो बच्चों जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, खाने का सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। अब हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बहुत ही आसान नाम है, कोई बहुत टफ नहीं है, आप फार्मूला भी देख रहे हैं, बहुत इजी है। इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, मैं जितना भी लिखाता हूँ, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ आपको बताना, लेकिन आप मेरा ये बात ध्यान रखें कि जितना भी मैं लिखा हूँ उसका सारा का सारा स्क्रीनशॉट लेते रहो, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। उनको पढ़ने में आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान थ्योरी है और बहुत ही कम शब्दों में लिखाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको पढ़िए और थोड़ा सा वीडियो को समझने की कोशिश करिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम इसके बनाने की बात करें, इसकी विधि, इसको बनाने की क्या विधि है, तो वो ये है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने के सोडे का निर्माण होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है। चाहूँ तो मैं साथ साथ में लिख भी दूंगा यहाँ पे, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे जल भी लेना है तो हमको जल भी लेना है साथ में, ये जल का फार्मूला है, और इसमें हमको क्या मिला नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड तो पता ही होगा आपको फार्मूला। और उसके बाद हमको जो मिला है यहाँ पे, ये क्या मिला है, ये हमको मिला है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यही हमको प्राप्त करना है, और इसी को बोलते हैं खाने का सोडा। अच्छा यहाँ पे इतने सब कुछ है तो सब कुछ इक्वल है, हाँ बैलेंस है, पूरी दो अणु को मिले हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के दो अणु मिले तो पूरी सीरीज, सॉरी पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुणों की बात करेंगे, उसके बाद इसके उपयोग देखेंगे, और शायद उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसके जो भी पढ़ाऊंगा उसके बाद अगर कोई टॉपिक बचते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक रह गया है या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुणों की बात करते हैं, उसके बाद उसके उपयोग की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, इसके भौतिक गुणों को लिखा गया है। जैसे इसके भौतिक गुण क्या है, यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। आपने देखा होगा कि ये जो खाने का सोडा होता है इसका उपयोग हलवाई लोग करते हैं, आप देखना कभी भी कैसा होता है, एकदम सफेद होता है, ठोस जैसा, एक पिसा हुआ होता है, वो पाउडर होता है। उसके बाद दूसरा है यह जल में विलय होता है, ये जल में क्या होता है, घुल जाता है। इसके भौतिक गुण है, दो ही लिखिए आप, ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, दूसरा ये जल में विलय है। अब हम इसके रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुणों में सबसे पहला इसका वही ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा मतलब अगर इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। यानी हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके दूसरे गुण की बात करें तो वो है जल से क्रिया। अगर जल से क्रिया कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट की तो क्या होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन कराने पर क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। यानी जल से विक्रिया मतलब जल अपघटन। तो इसका जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे मान लो NaCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने इसमें जल मिलाया तो हमें क्या मिला,
क्षारीय विलेन मिला Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बाद में क्या निकला यहाँ पे H2CO3। H2CO3 मतलब ये कार्बोनिक अम्ल होता है, ठीक है, आप चाहे तो लिख लें ये कार्बोनिक अम्ल है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच में पड़े होंगे कि ये ऐसा क्यों बना दिया, तो ये उत्क्रमणीय विक्रिया है, ठीक है, यानी अगर इस चीज से हमको ऐसा प्राप्त हो सकता है तो इस चीज से हमको ये भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा बनाया गया। ये अभिक्रिया का एक प्रकार है उत्क्रमणीय विक्रिया, जो अभिक्रियाएं बदलकर पुनः अपनी फॉर्म में आ जाती हैं उन्हें उत्क्रमणीय विक्रिया कहते हैं, ठीक है, और जो नहीं आती है अपनी फॉर्म में उन्हें अनुत्क्रमणीय कहते हैं। तो ये बदल जाएगी, तो अगर इससे ये प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है तो प्रोडक्ट से अभी हम वापस वही अभिकारक बना सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके और भी रासायनिक गुणों की। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो अगला रासायनिक गुण है वो है अम्लों से क्रिया, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर अम्लों से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्लों से क्रिया कराने पर लवण तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे NaCO3 है, हमने इसकी अम्ल से H2SO4 क्या है, अम्ल है, इसमें क्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन एक सेकंड में आपको बता दूं ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब चूंकि यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन है, 2 2 4 हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, और ये कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, तो 4 6 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब देखना सब बैलेंस होगा, ठीक है, बैलेंस है। अब हम बात करेंगे इसके उपयोग की। तो इसका जो उपयोग है वो निम्नलिखित 3 उपयोग मैंने लिखा है। पहला है पेट की अम्लता दूर करने में, यानी कभी आपने सुना होगा एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं पीने के लिए घोल, उसमें क्या होता है, यही होता है, सोडियम ही होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने का सोडा। घर में लोग खाने का सोडा देते हैं ताकि पेट की जो अम्लता है वो दूर की जा सके, एसिडिटी को दूर किया जा सके। उसके बाद खाना बनाने में इसका प्रयोग होता है और चर्म रोग के निदान में भी इसका प्रयोग होता है। वैसे अगर बात करें तो ये ब्रेड बनाने में भी इसका काफी उपयोग होता है, लेकिन आप लोग सिर्फ इतना ही लिखें। तो मेरे ख्याल से अब पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम में ना आए। अगर कोई आपको लगता है कि ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा या मैंने नहीं कराया तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक को आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताना भूल गया था, वो मैं ये बताना भूल गया था कि जैसे इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो कभी कभी लिखा हुआ आता कहीं पे क्षार, ठीक है, जैसे क्षारक तो पढ़ लिया सबने, लेकिन कहीं कहीं पे लिखा होता है क्षार, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि क्षार अलग होते हैं कि क्षारक अलग होते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्षार और क्षारक अलग नहीं होते हैं, क्षारक ही क्या होते हैं, क्षार होते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है जब ये क्या हो जाए, घुल जाए। अगर कोई क्षारक जल में घुल जाए, क्या करे, जल में घुल जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। यानी सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर को आप समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और इसको स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक है, कोई भी जहाँ पे मैं लिखाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, स्क्रीनशॉट लेके उसका नोट्स बनाएं, कॉपी पे लिखें, लिखने के बाद आप वीडियो देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, मैं आपको एक बार फिर से ध्यान दिला देता हूँ।